नमस्कार। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4 बीसी पार्ट सेकेंड जूलॉजी पेपर सेकेंड के लिए डिस्कशन करेंगे। डाइजेशन के पार्ट फर्स्ट में हमने मुख में पाचन और फेरिंग्स के द्वारा भोजन ग्रास नाल में होते हुए आमाशय में पहुंचना। डाइजेशन सिस्टम कोड पार्ट 2 में आमाशय में पाचन और डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 में इंटेस्टाइनल डाइजेशन के बारे में बात करें। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टफ्स, किस प्रकार से जो फूड स्टफ्स हैं वो डाइजेस्ट होकर के कौन से जो यूनिट्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट होती है और उन यूनिट्स को किस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल में या आरनाल में एब्जॉर्ब किया जाता है या उसका अवशोषण किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात कर रहे थे। तो प्रोटीन का डाइजेशन आमाशय में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को या जो प्रोटीन है उसको प्रोटीजेज में कन्वर्ट कर देता है और जो पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेज होते हैं वो आंत्र में जाकर के ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड अमीनोपेप्टाइडेज। पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये एंजाइम पाए जाते हैं। और इंटेस्टाइनल ल्यूमन में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है वो अमीनोपेप्टाइडेज नाम के एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। ट्रिप्सिन किसी भी पॉलीपेप्टाइड जिनमें पेप्टॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटीओजेस भी हो सकते हैं, उसको किसी भी पार्ट पर ब्रेक कर सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ सकता है। काइमोट्रिप्सिन्स कुछ विशिष्ट सल्फर युक्त बॉन्ड जो होते हैं वहां अटैक किया जाता है। इलास्टेज जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन होती है, उस पर उसका अटैक होता है। और जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है वो कार्बोक्सी एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन पर अटैक करके जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको तोड़ने का काम करता है। और जो अमीनोपेप्टाइडेज है जो अमीनो एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन उस पर अटैक करता है और वहां से अमीनो एसिड को अलग करता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज जो एंजाइम्स है वो अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स का निर्माण करती है, अमीनो एसिड के रूप में उसको तोड़ देती है। लिपिड का जो डाइजेशन है वो 3 जगह होता है। सलाइवरी लिंगुअल लाइपेज पाया जाता है सलाइवा में, वो शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड को तोड़ देता है। साथ ही जो आमाशय है उसके अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है, वो भी जो मीडियम चेन और फैटी एसिड्स होते हैं उसका आंशिक पाचन करता है। मुख और आमाशय में आंशिक पाचन का कारण ये है कि इसका इमल्सिफिकेशन नहीं होता। इमल्सिफिकेशन मीन्स पाइसीकरण नहीं होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होता है। तो इसके इमल्सिफिकेशन के लिए या इसके पाइसीकरण के लिए बाइल एसिड्स जो गॉल ब्लैडर में होता है वो यकृत कोशिकाओं द्वारा बनता है या स्टोर होता है। ये जब एक्सोक्राइन सिक्रेशन के रूप में ड्यूडेनम में पहुंचता है तो वसा जो ट्राइग्लिसराइड्स जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बाइल के कोट होने से, बाइल का कोट होने से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बाइल
साल्ट्स जो होते हैं वो वापस रिकवर हो जाते हैं, और जो इमल्सन होने से जो उनकी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, जो बड़े ड्रॉपलेट्स थे वो छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको मिसेली के साथ, मिसेलीज जो होते हैं वो छोटे मात्रा में होते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से इनके ऊपर जो लाइपेज एक्टिविटी होती है, फॉस्फोलाइपेज या कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को और फॉस्फोलिपिड्स को। इसी प्रकार से जो लाइपिड लिपिड के होते हैं उनको ये तोड़ देते हैं लाइपेज एंजाइम। मिसेलीज जो होते हैं मोनोमेरिक लिपिड्स होते हैं, लिपिड सॉल्युबल विटामिन, फ्री फैटी एसिड और मोनो एसाइल ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल्स, ये जो होते हैं मिसेली के रूप में आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 3 पार्ट से बनती है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। तो जो बढ़ती हुई या ऊपर उठती हुई लार्ज इंटेस्टाइन उसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं, फर्स्ट सेगमेंट होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होकर के आगे की तरफ ट्रांसवर्स कोलोन जो सेकंड सेगमेंट है वहां तक उठती है, और ट्रांसवर्स कोलोन असेंडिंग सेगमेंट और डिसेंडिंग सेगमेंट या जो कोलोन है उसके बीच का हिस्सा, या डिसेंडिंग कोलोन को लास्ट सेगमेंट भी कह सकते हैं। ये पीछे की तरफ रेक्टम से जुड़ा हुआ रहता है, और एक पार्ट होता है इसके अंदर सीकम, सीकम जहाँ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स जो होती है वो, लार्ज इंटेस्टाइन 3 भाग हमने बताए थे, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम। लगभग 1.5 मीटर की लंबाई की होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में काइम के रूप में पहुंचते हैं, वाटर जो होता है रिमूव किया जाता है इसमें। बैक्टीरिया जो होता है उनका इंक्यूबेशन होता है, बैक्टीरिया जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं या जो जीवाणु होते हैं बेनिफिशियल, जो विटामिन का निर्माण करते हैं, उनको यहाँ इंक्यूबेट किया जाता है, और फेसिस के रूप में या डिफिकेशन के रूप में वेस्ट फूड मटेरियल को एलिमिनेट किया जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको, जैसा कि पहले हमने बात की थी कि उनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, उसके लिए उनकी मोनोमेरिक यूनिट्स जो होती है उनको उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डाइजेशन का मुख्य काम यही होता है कि उसमें जो फूड स्टफ्स हैं उनको तोड़ करके, लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ करके स्मॉल मॉलिक्यूल बनाए, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी उस पर्टिकुलर फूड स्टफ्स का मोनोमेरिक यूनिट होनी चाहिए। मोनोमेरिक यूनिट मीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है, मोनोमर मीन्स मोनोसेकेराइड, दिस इज पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन्स या जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड क्या है, ये भी मोनोमर है, ये इकाई है, इकाई मीन्स ये इसका सिंगल मॉलिक्यूल है। इसी प्रकार से जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फूड स्टफ्स के मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड्स, अमीनो एसिड्स या सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें हम बिलाई कहते हैं, बिलाई या इनको अंगुलियाकार प्रोजेक्शंस या उभार होते हैं, या जिनको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी कहते हैं, ये इंटेस्टाइन की आंतरिक दीवार से उभरे हुए पार्ट है, और इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो फूड स्टफ्स को एब्जॉर्ब करके वापस ले जाने का काम करती है। और जो विलाई
के बनने का एक मुख्य कारण होता है, पहला तो विलाई है। विलाई के ऊपर ये छोटे छोटे माइक्रो विलाई और होते हैं। विलाई जो होती है सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे कि डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, डाइजेस्टेड मोनोमर यूनिट्स हैं, वो उनको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जा सके और ब्लड के साथ मिक्स किया जा सके, ब्लड के अंदर डाला जा सके। तो ये संरचना है विलाई की। विलाई में भी माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने। विलाई की संरचना की बात करते हैं तो ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है। एपिथेलियम जो एपिथेलियल सेल्स होती है उसके ऊपर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं उनको माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई, विलाई से एक विलाई में बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं, तो उसकी जो सरफेस एरिया है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। ब्लड के आने के लिए और ब्लड को जाने के लिए एड्रियोल और वेन्यूल्स ये पाए जाते हैं, और एक लेक्टियल्स, जिसको लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट होता है वो उसके अंदर एक लेक्टियल्स का पाया जाता है। तो जो छोटे अणु या छोटे यूनिट्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स में प्रवेश कर जाते हैं, और जो बड़े अणु होते हैं वो लेक्टियल के द्वारा लिम्फ नोड के अंदर हमारा भोजन का डाइजेस्टिव पार्ट जो होता है लिम्फ नोड में पहुंच जाता है। विलाई absorb monomers formed by digestion as well as mineral ions and vitamins। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि मोनोमर यूनिट्स जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके साथ साथ मिनरल्स, आयन एंड विटामिन्स ये भी उसके दौरान एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर यूनिट्स है ग्लूकोज और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये सारे के डायरेक्ट आपके माइक्रोविलाई और विलाई के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। कैपिलरी जो कैपिलरीज पाई जाती है उसके अंदर पहुंच जाते हैं। अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड, अधिकांश अमीनो एसिड का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड बहुत कम मात्रा में, यानी कि वो भी टूटने के बाद मोनोमर यूनिट के रूप में कैपिलरी के अंदर पहुंच पाता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड डायरेक्ट आपके एलिमेंट है, ये जो माइक्रोविलाई है उसके द्वारा अंदर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। लेकिन जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है, मोनोग्लिसराइड्स है, फैट सोल्यूबल विटामिन है जैसे ए, डी, ई, के, ये सारे के सारे ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो लेक्टियल की तरफ जाते हैं। लेक्टियल में क्या है कि बड़े पोर होते हैं या जो बड़े मॉलिक्यूल को ले जाने की उसके अंदर क्षमता होती है। लेक्टियल के द्वारा ये लिम्फ नोड्स में पहुंचते हैं, लिम्फ नोड्स के द्वारा ये वापस जो सिस्टर्ना काइली होता है वहां से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जो भी डेस्टिनेशन होते हैं जहाँ की आवश्यकता होती है वहां पहुंचाए जाते हैं। इन सब के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे ग्लूकोज के लिए, गैलेक्टोज के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया होती है, फ्रक्टोज के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है, अमीनो एसिड के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट चेन फैटी एसिड के लिए डिफ्यूजन, और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड्स फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं डिफ्यूजन प्लस मिसेली फॉर्म में जो लिपिड्स हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस आगे एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा सिस्टर्ना काइली तक पहुंचते हैं, जिन्हें काइलोमाइक्रोन्स भी कहते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। लेक्टियल, हेपेटिक पोर्टल, वीन, देन लीवर में ये सारा का सारा जो एब्जॉर्ब मटेरियल है वो लेक्टियल से ब्लड सिस्टम से फिर हेपेटिक पोर्टल वीन द्वारा लीवर के अंदर ये सारा एब्जॉर्ब मटेरियल पहुंच जाता है।
इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग जो फूड स्टेप्स हैं उनका डाइजेशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डाइजेशन का हार्मोनल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।